हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इनसाइड ओटी विद सूरज सर। आज की जो अपनी क्लास रहेगी बच्चों, ये रहेगी जो एमपी ग्रुप 5 का पेपर होने वाला है और डीएसएसबी का जो पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बच्चों। ये आज हम जो भी एमसीक्यूज देखेंगे वो प्रीवियस ईयरली कहीं ना कहीं आए हुए ही एमसीक्यूज है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, देखते रहिए। क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उन लोगों तक पहुंचाइए, आपके जूनियर्स तक पहुंचा सकते हैं। Which is the preferred method to open the airway in suspected with cervical spine injury? अगर कोई पेशेंट है जो कि सस्पेक्टेड है, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी का पेशेंट है, तो उसमें एयरवे को किस तरीके से ओपन करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन 1 क्या बोल रहा है? हेड टिल्ट, दूसरा बोल रहा है चिन लिफ्ट, तीसरा बोल रहा है जो थ्रस्ट और चौथा बोल रहा है सीई टेक्निक्स। बताइए, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी का पेशेंट यहां पर रहने वाला है। देखो, आपको मैंने पहले भी बताया होगा कि अगर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी का पेशेंट है, पहले नॉर्मल पेशेंट की बात करते हैं। नॉर्मल पेशेंट को किस तरीके से मैनेज किया जाता है? देखिए, नॉर्मल पेशेंट का जो एयरवे रहेगा उसको मैनेज करने का तरीका क्या रहेगा? हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। और अगर हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट अगर सर्वाइकल स्पाइन का हो गया तो ये दोनों नहीं होके क्या हो जाएगा? जो थ्रस्ट। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जो थ्रस्ट, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में यहां पर हम बात करते हैं। किसके बारे में? जो थ्रस्ट के बारे में। अगर मान लो अगर जो थ्रस्ट से एयरवे ओपन नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? देखिए, तो फिर हम क्या करेंगे, वापस से यहां पर उसी प्रोसेस पे आ जाएंगे। किस पे? हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। चिन लिफ्ट इस प्रोसेस पे क्यों आ जाएंगे? क्योंकि भैया जान बचाना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू सर्वाइकल स्पाइन इंजरी के। सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सही हो जाएगी, कम से कम जीवित तो रहेगा। अगर इससे एयरवे मैनेज नहीं हो रहा, अगर ये नहीं करोगे तो फिर पेशेंट वैसे भी दिक्कत हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो क्या है, लाइफ को प्रायोरिटी पे लेना है। ठीक है, एक बात बोली गई थी कि लाइफ जो है ऑलवेज टेक ऑन प्रायोरिटी, की लाइफ को, जीवन को प्रायोरिटी पे रखना है आपको। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? जो थ्रस्ट सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोल रहा है। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, बच्चों ये एबीसी है, ये गलत है। नॉट करेक्ट अबाउट वन लंग वेंटिलेशन, कि वन लंग वेंटिलेशन की अगर मैं बात करूं तो उसके संदर्भ में कौन सा जो है करेक्ट नहीं है, पूछा है। नॉट करेक्ट, ठीक है। पहला बोल रहा है डबल ल्यूमन ट्यूब मतलब डीएलटी मे बी रिक्वायर्ड फॉर वन लंग वेंटिलेशन। ऑप्शन नंबर 1 ये हो गया। इस पेन की साइज थोड़ी छोटी कर लेते हैं बच्चों। उसके बाद सेकंड क्या बोला? डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी में बी रिक्वायर्ड फॉर प्लेसमेंट ऑफ डीएलटी, की डीएलटी जब भी आप करोगे, वन लंग वेंटिलेशन के लिए करोगे, तो आपको लेरिंगोस्कोपी की रिक्वायरमेंट रहेगी। सर बिल्कुल रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये भी क्या है? नॉट करेक्ट, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कैन बी यूज फॉर लंग सेपरेशन ड्यूरिंग ब्रोंकियल ब्रोंकोप्लूरल पिस्टुला, कि अगर ब्रोंकोप्लूरल पिस्टुला रहेगा तो उसके लिए भी आप क्या करते हो? वन लंग सेपरेशन के लिए आप यूज कर रहे हो डीएलटी। चौथा बोल रहा है लेफ्ट एंड राइट साइड डीएलटी आर नॉट डिफरेंट, कि लेफ्ट साइड की डीएलटी और राइट साइड की डीएलटी जो है डिफरेंट नहीं होती है, मतलब एक होती है, ये ऐसे बोल रहा है। यहां पर क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट का मतलब इनकरेक्ट पूछा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछो कैसे? लेफ्ट साइड की डीएलटी और राइट साइड की डीएलटी अलग अलग ही होती है। जो लेफ्ट साइड की डीएलटी रहेगी वो कहां पर जाएगी? आपके ट्रेकिया में जाएगी और फिर राइट साइड में जाएगी, ठीक है। और लेफ्ट साइड की जो रहेगी वो लेफ्ट में जाएगी, राइट साइड की जो रहेगी राइट में जाएगी। तो मतलब दोनों एक दूसरे से अलग अलग तो है, ठीक है। जबकि यहां पर क्या बोला कि दोनों सेम होती है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट पूछ रहा है ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल, की एक कार्डियक साइकिल जो रहती है उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है। ऑप्शन 1 बोल रहा है 1.8 सेकेंड, ऑप्शन बी बोल रहा है 0.8 सेकेंड, ऑप्शन सी बोल रहा है 0.4 सेकेंड और ऑप्शन डी बोल रहा है 0.6 सेकेंड। बताइए, ये तो मतलब बहुत बेसिक है, 11th क्लास में से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 11th में पढ़ा होगा, बाद में कॉलेज में अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा। इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। अभी भी एग्जाम जो हुआ था सीआरई, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। एक कार्डियक साइकिल, सबसे पहले राइट आंसर बता देता हूं बच्चों, क्या रहेगा? बी इसका राइट आंसर रहेगा 0.8 सेकेंड, ठीक है। यहां तक तो ठीक है, आप लोगों को यहां पर आंसर भी आ सकता है। लेकिन अगर वो इसको हार्ड करना चाहे तो क्या पूछ सकता है कि इसमें 3 स्टेप होती है, कौन कौन सी? एक होती है 0.1 सेकेंड, एक होती है 0.3 सेकेंड, एक होती है 0.4 सेकेंड, ठीक है। ये सेकेंड में है, तो कौन कौन सी होती है? सबसे पहले बात करते हैं 0.1 सेकेंड में क्या होता है। तो क्या होता है बच्चों? यहां पर होता है
आर्टीरियल सिस्टोल, ये चलता है 0.1 सेकेंड। उसके बाद में 0.3 सेकेंड क्या चलता है बच्चों, यहां पर चलेगा आपके वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अगर वेंट्रिकुलर सिस्टोल याद नहीं रहे तो सीधा सिस्टोल भी याद रख सकते हैं, ठीक है। और 0.4 सेकंड में क्या हो जाएगा बच्चों, 0.4 सेकंड में क्या होगा, एसिस्टोल होगा यहां पर, एक सेकंड, डायस्टोल सॉरी। चलिए 0.4 सेकंड, 0.4 सेकंड में क्या हो जाएगा बच्चों, ये रहेगा आपके वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये हो गया 0.4 सेकंड। मतलब पूरी प्रोसेस कितने सेकंड की हो गई, ये देखिए पूरी प्रोसेस कितने सेकंड की हो गई, तो पूरी प्रोसेस हो गई बच्चों 0.8 सेकंड। जोड़ लीजिए 1 और 3 4, 4 और 4 8, तो ये हो गया 8 पूरा प्रॉपर। तो ये लो इसका क्या हो गया, बी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बच्चों। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द डोज ऑफ नियोस्टिगमाइन फॉर यूजिंग एज रिवर्सल एजेंट। देखो आंसर पहले तो क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि नियोस्टिगमाइन जो है क्या होता है, रिवर्सल एजेंट होता है। किसका रिवर्सल एजेंट होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑप्शन क्या दे रहा है, 20 mcg पर केजी, 30 mcg पर केजी, 40 mcg पर केजी और 50 mcg पर केजी। अब देखो दिक्कत यहां पर क्या आती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरे अकॉर्डिंग mg पर केजी में। साहब यहां पर पूछ लिया अपने को किसमें, mcg पर केजी में। अब mcg पर केजी में पूछ लिया तो आंसर करो, कमेंट करो फटाफट, कमेंट करके बताइए। चलिए बात करते हैं mg पर केजी की और mcg पर केजी की, ठीक है। देखते हैं, देखो एक mg जो रहेगा इसमें कितना होता है बच्चों, 1000 mcg होता है, ठीक है। अब अपने लिए थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा, 1000 में कितना हो गया, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं बच्चों, साइड में कर लेते हैं। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा ये फ्लक्चुएशंस जो है बोर्ड में देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर अपने को, ठीक। अब थोड़ा ठीक, ठीक है। मैंने बताया यहाँ पर 1 mg में कितना होता है, 1000 mcg होता है। अब बात करते हैं नियोस्टिगमाइन के जो एक्चुअल डोज रहती है mg पर केजी में, उसके बारे में। देखो mg पर केजी में डोज कई जगह आपको मिलेगी 0.5 mg पर केजी, ठीक है। अपने बुक जो है मोस्ट प्रेफर बुक जो है ज्यादा, उसमें लिखा हुआ है 0.4 mg पर केजी से लेके, पर केजी से लेके पर केजी से लेके यहां पर कितना 0.8 mg पर केजी, ये वाली बात लिखी हुई है। और अगर इसको कन्वर्ट करते हो आप किसमें, mcg में, तो कितना निकल के आता है बच्चों, ये निकल के आता है लगभग 30 mcg पर केजी के बराबर, ठीक है। 30 mcg पर केजी के बराबर निकल के आता है। अब अगर आप इसका कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन में आपके क्या निकल के आएगा, 30 mcg पर केजी के बराबर जो है यहाँ पर डोज निकल के आएगी। सॉरी 50, माफी चाहूंगा बच्चों, 50 mcg पर केजी, 50 mcg पर केजी जो है इसकी डोज निकल के आएगी। आप कैलकुलेट करोगे तो इजीली हो जाएगा, 1000 mcg पर केजी ये होता है। क्लियर है बच्चों। नियोस्टिगमाइन क्या होती है, नियोस्टिगमाइन होती है बच्चों स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट रिवर्सल। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कौन सा होता है, जब सक्सिनाइल कोलिन आप यूज करते हो तो सक्सिनाइल कोलिन क्या है, मसल रिलैक्सेंट है। और उसके एंटीडोट आप यूज करते हो, मतलब रिवर्सल जब आप यूज करते हो तब हम क्या यूज करते हैं, नियोस्टिगमाइन जो हम वहां पर यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन यूज्ड रिवर्सल एजेंट है ये ध्यान रहे। इसके साथ में क्या यूज किया जाता है, देखो जब भी नियोस्टिगमाइन यूज किया जाता है तो उसके साथ में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज की जाती है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कौन सी है बच्चों, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है आपके ग्लाइकोपाइरोलेट। ग्लाइकोपाइरोलेट क्या होती है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। क्या काम करती है ग्लाइकोपाइरोलेट, सिक्रेशन कम करने का काम करती है। जब पेशेंट को इंट्यूबेट किया जाता है या एक्सट्यूबेट किया जाता है ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया, उस टाइम पे यूज ली जाती है। इंट्यूबेशन के दौरान यूज लेने के पीछे क्या कारण है बच्चों, जब इंट्यूबेट करते हैं तो ओरल सिक्रेशन कम रहे तो पेशेंट क्या नहीं हो, एस्पिरेट नहीं करे, इसके लिए यूज लिया जाता है। और जब एक्सट्यूबेट किया जाता है पेशेंट को, मतलब ट्यूब बाहर निकाली जाती है, उस टाइम भी एंटीकोलिनर्जिक जो होता है ग्लाइकोपाइरोलेट वो यूज लेते हैं ओटी के अंदर ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया, क्योंकि उससे क्या होता है, सिक्रेशन कम होते हैं। तो नियोस्टिगमाइन जब भी पेशेंट को दिया जाएगा तो उसके साथ में क्या दिया जाएगा आपको, ग्लाइकोपाइरोलेट मतलब एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग है वो दी जाती है, ठीक है। और एक चीज और, नियोस्टिगमाइन और जो ग्लाइकोपाइरोलेट रहेगी ये क्या रहेगी, स्लो एक्टिंग रहेगी। अगर इनकी टाइमिंग की बात करो बच्चों,
अगर इनकी टाइमिंग की बात करूं मैं, तो इनकी टाइम जो रहता है लगभग 5 to 10 मिनट। 5 to 10 मिनट। ये कौन सा टाइम है 5 to 10 मिनट? ये है ऑनसेट का, मतलब स्टार्ट टाइम, कि कितनी देर में काम करना स्टार्ट करें। तो धीरे धीरे स्लो एक्टिंग है, स्लो एक्टिंग इनको बोलेंगे हम, ठीक है। और सेम ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है नियोस्टिक माइंड और ग्लाइकोपाइरोलेट, क्या सेम ऑनसेट ऑफ एक्शन। ऑनसेट ऑफ एक्शन का मतलब तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है। ऑनसेट ऑफ एक्शन का मतलब होता है कितनी देर में काम करना स्टार्ट करिए, उसको क्या बोल देते हैं, ऑनसेट ऑफ एक्शन। दो चीजें होती है, एक होती है ऑनसेट ऑफ एक्शन, एक होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। मेरी जितने भी क्लासेस होती है, जब भी ऑनसेट ऑफ एक्शन का नाम आता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का नाम आता है, मैं जरूर बताता हूं क्या होता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब कितनी देर तक काम कर रहा है, ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब कितनी देर में काम करना स्टार्ट कर रहा है, उसको बोल देते हैं। तो सेम इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है लगभग कितना, 5 to 10 मिनट। इतनी देर में ये जो पीक तो इनका काफी देर बाद अचीव होता है, आधे घंटे बाद से भी ज्यादा टाइम लगता है इनका पीक अचीव होने में, लेकिन जो इनिशियल टाइम लगता है वो 5 to 10 मिनट लगता है। तो अपने देखो किस किस के बारे में बात हो गई, यहां पर बात हो गई बच्चों नियोस्टिक माइंड के बारे में बात हो गई। नियोस्टिक माइंड क्या होता है, रिवर्सल होता है, ये बता दिया। ऑनसेट ऑफ एक्शन बता दिया, एमसीजी के बारे में बता दिया, एमजी पर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आंसर रहेगा वो बता दिया है, ठीक है। और स्लो एक्टिंग होते हैं ये बता दिया। तो एक क्वेश्चन में 4-5 चीजें की हमने बात कर ली। यहां पर क्या है 50 इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ एयर यूज्ड टू इन्फ्लेट कफ ऑफ पायलट बैलून इफ साइज ऑफ एलएमए इज 2। देखो पहले क्या दिया है क्वेश्चन में, सब एलएमए दिया है। यहाँ पायलट बैलून सुन के आप है ना ईटी ट्यूब मत समझ लेना, कई लोग ईटी ट्यूब समझ लेंगे सर हमने तो ईटी ट्यूब में पायलट बैलून देखा था। एलएमए जो होता है लेरिंजियल मास्क एयरवे, उसमें भी क्या होता है पायलट बैलून रहता है जो इन्फ्लेट होता है, उसके बाद में वो फिट हो जाता है, पूरी तरीके से सील हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर 2 नंबर का है, तो फिर आप कितना जो है एयर फिल करोगे। ये एमएल में है प्यारे बच्चों, एमएल। चलो देखते हैं एल में कितने होते हैं। 1 नंबर होता है, 1.5 रहेगा, 2 रहेगा, 2.5 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा। कुछ कुछ कंट्रीज में 6 नंबर भी यूज लिया जाता है। अपने जो यूज आ रहे हैं उनकी बात करते हैं। 1 नंबर कहां यूज किया जाएगा साहब, अगर कोई 5 केजी तक का पेशेंट, अप टू 5 केजी, ठीक है, ये लो यहां लिख देता हूं, अप टू 5 केजी, यहां तक का अगर कोई पेशेंट, तो हम क्या काम में लेंगे, 1 नंबर एलएमए काम में लेंगे। और इसमें कितना एमएल एयर भरा जाएगा बच्चों, 4 ml एयर भरा जाएगा। 1.5 नंबर का कहां काम में लेंगे, 5 से ऊपर का पेशेंट, मतलब 5 to 10 केजी का अगर पेशेंट है, तो उसमें 1.5 नंबर का एलएमए काम में लेंगे। और एयर क्या रहेगी बच्चों इसकी, 7 ml, 7 ml जो है एयर काम में ली जाएगी। नेक्स्ट आता है 2 नंबर, ये याद कर लेना भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया अभी एलएमए, सॉरी एमसीआर हुआ था, उसमें भी एलएमए का क्वेश्चन आया था। यहां से नहीं आया, लेकिन यहां से भी आ सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। 2 नंबर की बात कर रहा हूं। अब देखो यहां से आगे मतलब 10 से 20, ये लो, ठीक है। इसमें ये क्रम बस ये याद रखो कि इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 5 केजी तक 4 ml, 5 to 10 केजी 7 ml। अब यहां पर 10 केजी से ऊपर ले लेंगे सर, 10 से 20 केजी, ये लो 10 से 20 केजी, कितना ml हो गया, 10 ml, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, 2 नंबर, ठीक है। ये तो पूछा पायलट बैलून इफ साइज ऑफ एलएमए इज 2 नंबर। तो 2 नंबर में देखो क्या है, 10 ml है, ये लो साहब सी आंसर हो गया। एमएल में आंसर रहेगा, ये भी एमएल में है, ये भी एमएल में है, ठीक है। आगे आओ 2.5, इसके आगे से शुरू कर दो, ये लो करो शुरू 20 से आगे 30 तक, ठीक है, 30 तक। अब क्या हो जाएगा यहां पर, ये लो 14 ml, फिर थोड़ी सी एयर बढ़ गई, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। इसमें थोड़े फ्लक्चुएशन आ रहे हैं बच्चों, लेकिन ये जल्द इसका समाधान जो है मैं निकाल दूंगा। चलिए अब आ गया अपना 3 नंबर। 3 मतलब यहां से आगे 30 से लेके 50 केजी, यहां पर 10 बढ़ रहा था, 10 बढ़ रहा था, 10 बढ़ रहा था, यहां पर 20 बढ़ गया है, ठीक है, 30 से 50 केजी। अब यहां पर क्या हो जाएगा साहब, यहां पर हो जाएगा, यहां पर 14 था, देखो यहां पर 7 से 10 हुआ, 10 से 14 हुआ, अब 14 से कितना हो जाएगा सीधा 20 ml, ये लो। अब यहां वापस 4 नंबर, 50 से स्टार्ट कर दो, ये लो सर 50 से स्टार्ट कर दिए, 50 से कितना 60 केजी, नहीं 70 केजी, ये लो 70 केजी, ये 70 केजी। अब कितना हो जाएगा, 20 से तो ज्यादा ही होगा, ये लो साहब बढ़ा दो लगभग 30 ml तक। लास्ट बता 70 की, 70 केजी का पेशेंट इंडिया में हम जो कंसीडर करते हैं, लगभग अडल्ट पेशेंट को हम 70 केजी के आसपास मानते हैं, ठीक है। हालांकि देखो बॉडी वेट ज्यादा होता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करना पड़ता है,
लेकिन जनरली जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अडल्ट लिखा हुआ आया तो आपको 70 केजी मानना। मान लो ऐसे आ गया कि अडल्ट पेशेंट में एलएमए कितने नंबर का यूज करेंगे, तो ये लो साहब 5 नंबर यूज करेंगे या 4 नंबर यूज करेंगे, ठीक है। अगर बॉडी वेट दे तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं दे बॉडी वेट तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लगभग 70 ml के समथिंग रखना पड़ेगा। ये हो गया लास्ट। इसमें कितनी हो गई सर, इसमें हो जाएगी 40 ml। ये लो, याद करना बहुत आसान है। 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। एक में अप टू 5 केजी रहेगा, 4 ml जो है एयर रहेगी। जो 1.5 नंबर का एलएमए है इसमें रहेगा अप टू 10 केजी, 5 से 10 केजी। उसमें रहेगा कितना आपका 7 ml। उसके बाद में आ जाता है 2 नंबर। 2 नंबर कहां से, 10 से 20 हो जाएगा, 10 ml आपके एयर आ जाएगी। फिर आ जाएगा 2.5, 20 से 30 केजी, ठीक है। जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वहां पर क्या बढ़ती जाएगी, एमएल में एयर बढ़ती जाएगी। अब सब एयर क्या करती है, कफ क्या करता है, उसके बारे में बात करते हैं। जब एलएमए को आप ओरल कैविटी में फिट करते हो, अच्छा एलएमए कहां यूज ले रहे हैं हम, अगर किसी पेशेंट को वेंटिलेट करना है और इंट्यूबेट नहीं करना, कि साहब इंट्यूबेट नहीं करेंगे हम तो, लेकिन वेंटिलेट भी करना है इसको एयरवे की मदद से, तो हम एलएमए लेरिंजियल मास्क एयरवे जो है वो काम में ले लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये नंबरिंग रहेगी। ये हो गया सी इसका राइट आंसर। अरे समझ में आया क्या, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझा दिया है आपको, इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ड्रग इज यूज्ड इन कार्डियक अरेस्ट। बाबू इसको देखना, कार्डियक अरेस्ट को, एट्रोपिन, एड्रेनालिन, एट्राक्यूरियम, एमिड्रॉन। बताइए, करो कमेंट, कमेंट करके बताओ। एट्रोपिन काम में लेंगे, कार्डियक अरेस्ट बोल रहा है, एट्रोपिन काम में लेंगे, एड्रेनालिन लेंगे, एट्राक्यूरियम लेंगे, एमिड्रॉन लेंगे। बताओ। सबसे पहले तो उसको उड़ाओ जो ड्रग आपको पता है कि कौन सी क्या नहीं है। जैसे आपको पता है एट्राक्यूरियम क्या होती है, सर एट्राक्यूरियम तो मसल रिलैक्सेंट है, उड़ाओ तो फिर, मसल रिलैक्सेंट है तो ये उड़ा दी, ये उड़ा दी। लो सर एट्रोपिन नहीं, सर एट्रोपिन भी नहीं लेंगे। ये लो, बची एड्रेनालिन और एमिड्रॉन। अब बताओ एमिड्रॉन कहां पर काम में ली जाएगी, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। चलिए यहां पर लिख ही लेता हूं मैं, एमियोड्रॉन कहां पर काम में ली जाती है सर, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। अगर किसी पेशेंट को हो गया है टेकिकार्डिया, वहां पर इसको काम में लेंगे एमिड्रॉन को। यहां पर क्या बोल रहा है, कार्डियक अरेस्ट बोल रहा है, ठीक है। बताइए, बताइए वेंटिकुलर में काम मिलेंगे तो क्या हो गया, एड्रेनालिन राइट आंसर हो गया। सीधी सी बात, बस छोटा सा गेम। एमिड्रॉन की अगर कोई डोज पूछ ले कि साहब एमिड्रॉन की डोज कितनी यूज ली जाएगी, फर्स्ट डोज अपन जो काम में लेंगे, ये लो फर्स्ट ये लेंगे 300 mg। हाँ 300 mg, सॉरी मैंने 30 लिख दिया, 300 mg। सेकेंड डोज आधी कर देंगे 150 mg, 150 mg सेकेंड डोज लेंगे। तो यह क्या हो गया, एड्रेनालिन का राइट आंसर हो गया। कार्डियक अरेस्ट बोला था, वेंटिकुलर टेकिकार्डिया होता तो एमिड्रोन काम में ले लेते और डोज क्या देते, फर्स्ट 30 mg। ये इतना मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों से नहीं पूछेगा क्योंकि टेक्नीशियन लेवल का एग्जाम रहेगा, तो ये इतना नहीं पूछेगा, ठीक है। आपसे सिर्फ ये पूछ सकता है कि वेंटिकुलर टेकिकार्डिया में हम यूज लेंगे एमिड्रोन को, और कार्डियक अरेस्ट कंडीशन में हम क्या काम में लेंगे, एड्रेनालिन को काम में लेंगे। नेक्स्ट पढ़िए, बोल रहा है इफ फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड, सॉरी व्हाट इज द फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड 14 गेज कैनुला, कि 14 गेज नंबर का कैनुला है तो उसका फ्लो रेट पूछा आपसे। देखो 14 का कैनुला हो गया, मोस्ट कॉमन यूज बता रहा हूं मैं आप लोगों को, 18 हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया, ठीक है। 24 बच्चों में यूज लेते हैं येलो कलर। तो अब इनके बारे में पूछा जा सकता है आप लोगों से। मेरे इस अकॉर्डिंग या तो पूछेगा ये, या पूछेगा आपसे 18, या पूछेगा सीधा 24, ठीक है। बीच वाले जो है मोस्ट कॉमन यूज्ड है, तो इनका कई बार नहीं भी पूछता है। पर देखो एग्जामिनर है भाई साहब, कुछ भी पूछ ले, क्या कहा जा सकता है। तो आपसे 14 गेज का पूछा है, तो बोल रहा है 240 ml पर मिनट, 340 ml पर मिनट, ठीक है, 40 ml पर मिनट, सॉरी 140 और 40 ml पर मिनट। बताइए क्या आंसर यहां पर रहेगा 14 गेज के अनुला का। चलिए बात करते हैं 14 गेज के बारे में सबसे पहले। तो 14 गेज का क्या हो जाएगा बच्चों, 250 ml, लगभग 250 ml के समथिंग जो है यहां पर ml पर मिनट, ml पर मिनट जो है काम में लिया जाएगा 14 का। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग आंसर करना है, 250 दिया हुआ है साहब, 250 के आसपास कौन सी रीडिंग आ रही है, 240 आ रही है, तो 240 आंसर कर दो, सीधी सी बात है,
ठीक है। अगर कोई कलर पूछ ले तो क्या लिखोगे? कोई कलर पूछ ले, इसका कलर कमेंट करोगे आप लोग, कलर कमेंट करके बताओगे इसका, ठीक है। अब ये 18 का हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया और 24 हो गया। बताइए 24 येलो कलर, 20 लेंगे हम ब्लू कलर, ये लेंगे पिंक कलर और ये हो गया ग्रीन कलर। क्लियर है? चलिए ये मैं लिख देता हूं, येलो, 18 हो गया आपके ग्रीन, ठीक है, 20 हो गया आपके ब्लू, सॉरी 22 हो गया ब्लू और 20 हो गया आपके पिंक, येलो। आपको कमेंट करके बताना है कौन सा 14 गेज वाला बताना है, कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए। अच्छा इसमें एक चीज और बतानी है आप लोगों को, मैंने बताया 14, 18, 20, 16, 16 का बताना आप लोगों को, 16 का किस कलर का होता है। चलो मैं बता देता हूं यार, ग्रे कलर का कैनुला रहता है, ठीक है। आपको फ्लो रेट बतानी है इसकी, 16 ये लो यहां लिख देते हैं, 16 कौन सा होता है? ग्रे कलर का कैनुला होता है। फ्लो रेट भी मैं बता देता हूं, 150 से लेके आपकी रहेगी ये लगभग 240, सॉरी 240 ml पर मिनट, ठीक है। ये मैंने इसका बता दिया, आप लोगों को सिर्फ 14 का बताना है, मैंने 16 का पूरा बता दिया, ग्रे कलर का रहता है और ये फ्लो रेट जो है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट बोल रहा है ड्रग यूज टू प्रिवेंट नोजिया एंड वोमिटिंग ऑल आर एक्सेप्ट वन, कि कौन सी ड्रग जो है नोजिया एंड वोमिटिंग के लिए यूज ली जा रही है, सभी एक को छोड़ के, सभी काम में ले सकते हैं एक को छोड़ के। देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वैसे कंट्रोवर्शियल होते हैं, बहुत कंट्रोवर्शियल होते हैं, लेकिन आपको क्या आंसर करना है, जो मोस्ट कॉमन हो वो आंसर करना है। पहला बोल रहा है डेक्सामेथासोन, दूसरा बोल रहा है ऑन्डेंसेट्रोन, तीसरा बोल रहा है ट्रामाडोल और क्लोपिड्रिल। बताइए तो इसमें से ये करो। सबसे पहले आप लोगों को अगर ड्रग आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो आपको पता कि जो ओपियोइड्स होते हैं, ओपियोइड एंटीएमेटिक नहीं होते हैं, ओपियोइड तो उल्टा एमएसएस करते हैं, वोमिटिंग करवाते हैं, उल्टी करवाते हैं। तो भाई साहब इसमें से एक ये सी है ट्रामाडोल। ट्रामाडोल क्या है बच्चों? ओपियोइड है। कहां काम में ले रहे हैं सर? एनाल्जेसिक फॉर्म में काम में ले सकते हैं। और कहां काम में लोगे? एज एनाल्जेसिक काम में ले लोगे। उसके अलावा जब पेशेंट को सिवरिंग हो रही हो तो सिवरिंग के टाइम पे भी ट्रामाडोल काम में लिया जाता है। वैसे जो सिवरिंग के लिए जो प्रेफरेबल ड्रग है वो रहेगी बच्चों पैथिडीन। पैथिडीन काम में लेते हैं मगर सिवरिंग होती है तो। लेकिन अगर पैथिडीन नहीं अवेलेबल है या पैथिडीन नहीं दे पा रहे हैं तो वहां पर ट्रामाडोल यूज किया जाता है। एंटी सिवरिंग ड्रग भी इसको बोल देंगे। वैसे पैथिडीन को एंटी सिवरिंग ड्रग बोलते हैं, लेकिन ट्रामाडोल भी काम में हम लेते हैं। लेकिन एक बात रहे, इसके साथ पहले क्या दिया जाता है? एंटी एमेटिक ड्रग दी जाती है, वरना क्या करवा देगा? नोजिया वोमिटिंग करवा देगा। ये तुरंत कार्यक्रम करता है, ठीक है। कैसे करवा देगा सर? सीटीजेड सेंटर है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जाके ट्रिगर करेगा, वोमिटिंग करा देगा। आपको सीटीजेड याद नहीं रखना, आपको क्या याद रखना है? ओपियोइड होता है, एनाल्जेसिक होता है, एंटी सिवरिंग होता है और नोजिया वोमिटिंग करवा देता है। इसलिए ऑन्डेंसेट्रोन साथ में दिया जाता है। ऑन्डेंसेट्रोन पहले भी दे दो या ड्यूरिंग ट्रामाडोल जब आप दे रहे हो उसके साथ में भी दे सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर ये रहता है कि ऑन्डेंसेट्रोन पहले दे दिया जाता है फिर ट्रामाडोल देते हैं। क्लियर है? और ट्रामाडोल डायरेक्ट आईवी आप कभी भी पुश नहीं करते हो, फास्ट स्लो देते हैं हमेशा। या तो 100 ml में दे सकते हैं या फिर स्लो 10 ml जो होता है उसमें डाइल्यूट करके बहुत ही स्लो दिया जाता है। क्लियर है बच्चों? ये हो गए अपने किसके बारे में बात? नोजिया एंड वोमिटिंग के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट बोल रहा है ऑस्मोलरिटी ऑफ लिंगर लैक्टेट इंट्रावेनस फ्लूइड। आरएल के बारे में बात चल रही है बाबू। आरएल जो रहता है उसकी ऑस्मोलरिटी पूछी है आपको। इससे पहले मैंने कल जब आपको NaCl बताया था, सोडियम क्लोराइड मतलब NS बताया था, तो NS में मैंने आपको उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में बताया था कि सोडियम कितना होता है, Na कितना होता है और क्लोराइड कितना होता है। कल की क्लास में बताया था। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी जाके देख लेना, वहां पर बता दिया इसके बारे में। आज नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम वापस जाके पुरानी क्लास नहीं देखोगे। तो आज बात करेंगे हम आरएल के बारे में। आरएल में क्या क्या है सर? ये लो Na प्लस है, कितना होता है सर? 131 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सर क्लोराइड होता है, कितना होता है?
सर ये होता है लगभग आपके 111 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सर K प्लस होता है पोटेशियम, कितना होता है सर? बहुत ही कम होता है, 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। उसके अलावा Ca+2 होता है, सर कितना होता है सर? Ca+2 नाम में पता है 2 ही होता है सर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये लो बाबू, ठीक है। 131 सोडियम सबसे ज्यादा, उसके बाद में क्लोराइड होता है, क्लोराइड के बाद में पोटेशियम होता है 5, और उसके बाद में कैल्शियम होता है 2। इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा कमेंट करके कमेंट क्या करोगे? चलो मैं बता देता हूँ यार, हर चीज कमेंट करवाऊंगा तो तुम वैसे भी परेशान हो जाओगे, बाबू हर चीज ही कमेंट करा रहा है। पीएच कितनी होती है? ये मेरा क्वेश्चन था वैसे कि कमेंट करके बताओ पीएच कितनी होती है, लेकिन मैं ही बता देता हूँ। ये इसकी पीएच रहती है लगभग आपके 4.5। शायद मैं यहां पर गलत हो सकता हूं। पीएच के बारे में एक बार छोड़ते हैं अपन, पीएच अभी वापस से डिस्कस करेंगे। पीएच नहीं, मैं हो सकता है यहां पर गलत हूं, लेकिन ये जो कंपोनेंट्स है ये एग्जैक्ट ऐसा होता है। अब आती है ऑस्मोलरिटी के बाद, कि ऑस्मोलरिटी जो है लिंगर लैक्टेट की कितनी होती है, बताइए। ये रहती है 273। अब 273 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है, ऑस्मोल पर लीटर। तो मिली ऑस्मोल पर लीटर 273। अब 270 के आसपास कौन है सर? ये तो 200 है, ये 275 है, ये 175 है, 375 है, बताओ तो क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 275, ठीक है। और इसकी पीएच कितनी हो जाएगी बच्चों? 6.7। ये इसकी क्या हो गई? पीएच। क्लियर है? ठीक है ना। तो ये अपने हो गई कंपोनेंट्स के बारे में बात, कंपोनेंट के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। कई जगह आपको 6.7 मिलेगा, कई जगह 6.5 मिलेगा, ठीक है। मैं इसमें कंफ्यूज था थोड़ा सा, तो इसलिए वो थोड़ा अपने वहां पर दिक्कत हुई थी। कोई बड़ी बात नहीं है, कई बार मैं भी स्किप हो जाता है, पूरा दिन हो गया काम करते हुए, शाम को क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हो ही जाता है। तो ये जो है इसकी क्या हो गई? पीएच, ठीक है। अगर एग्जैक्ट आपको रखना है कि आपकी सर आप एक बार 6.7 बता रहे हो, एक बार 6.5 बता रहे हो, वहां में तो एग्जैक्ट बता दो एक, तो आप एक काम करो 6.5 याद रख लो, क्योंकि कई बुक्स में मैंने देखा 6.7 भी लिखा रहेगा, लेकिन अगर एग्जैक्ट रहे तो ये है। वैसे जो आंसर आएगा उनके आसपास ही आता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेपर देते टाइम 6.5 भी याद रख सकते हैं, 6.7 भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाली चीज है वो है ये, सोडियम कितना है, क्लोराइड कितना है, ठीक है, उसके अलावा कैल्शियम कितना है और पोटेशियम कितना है, ये रहेगा आपके ऑस्मोलरिटी ऑफ लिंगर लैक्टेट के बारे में बात होगी। एक चीज मैं यहां पर भूल रहा हूं बच्चों, वो है लैक्टेट। लैक्टेट कितना रहेगा? तो लैक्टेट रहेगा 29 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 29 लैक्टेट, 1 2 3 4 और 5 चीजें इसके अंदर होती है। और छठा हो गया पीएच के बारे में बात। आपसे ज्यादातर पूछे जाने के चांस है ये दोनों, क्योंकि ये पूछेगा आपको आरएल में सोडियम और क्लोराइड जो है वो कितना कितना रहता है। अब ज्यादातर सोडियम और क्लोराइड किसका याद रहता है? एनएस का। इसीलिए तो मैंने आते ही पहले ये लिखा है कि एनएस का आप देख के आना भैया कल वाली क्लास में, क्योंकि एनएस का याद रहता है, आरएल का कोई याद नहीं रखता, तो आरएल का ही पूछेगा आते ही। आरएल में ये याद रह जाते हैं इजीली, लेकिन ये याद नहीं रहते हैं। एनएस में तो ये दोनों सेम होते हैं, बराबर क्वांटिटी में होते हैं, तो इजीली याद रह जाते हैं। लेकिन ये यहाँ पर देखो डिफरेंट क्वांटिटीज में है, अलग अलग क्वांटिटीज में है, तो इनको दिक्कत आती है याद करने में। ये हो गया बच्चों अपना क्या? ऑस्मोलरिटी ऑफ लिंगर लैक्टेट 273 इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है क्या? ये इंपॉर्टेंट रहेगा पूरा का पूरा। चलिए बाकी बातें करेंगे बच्चों अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन में जो है इंस्टाग्राम का अपना जो है लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। ये जो पीडीएफ रहेगी ये मैं अपलोड कर दूंगा आपके जो टेलीग्राम लिंक रहेगा वहां पर, उसमें टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम लिंक पे जाइए और वहां पर जो है आप उसको यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम आईडी भी जो है वो मैंने डाल दिया। चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, थैंक यू।